करते हैं। चलो छोड़ो, बाद में वीडियो दिखा दूंगा आप लोगों को। आज हम लोग को जो टॉपिक शुरू करना है वो है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। और ये टॉपिक निहायत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर भाई आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। इसको आपके स्कूल एग्जाम्स में भी पूछते ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हॉट टॉपिक है ये। तो ये हमको बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ना है। कभी आपने किसी हाईवे को देखा है कि वो एक साइड से थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है? हाईवे एक साइड से थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है। ये सीधी रोड पे भी एलिवेटेड रहता है कि कहीं पे टर्न आता है तभी एलिवेटेड होता है? जब टर्न आता है ना तभी ये हाईवे एक साइड से थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है। जैसे एक रिवर के दोनों साइड्स को क्या कहते हैं हम लोग? बैंक कहते हैं। तो एक रोड के दोनों साइड को भी ना हम लोग बैंक कहते हैं। और किसी एक बैंक को ऊपर उठा देना ही क्या कहलाता है? बैंकिंग कहलाता है। तो रोड को एक साइड से उठा दिया तो हम लोगों ने वो कहलाता है बैंकिंग। तो यही है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहली चीज, हम ऐसा क्यों करें, और दूसरी चीज ऐसा करने से हमको क्या फायदा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को 3 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, जिसमें से 2 केसेस को मिला के आखिरी वाला तीसरा केस बनेगा। तो देखो, हेडिंग डाल लीजिएगा बैंकिंग ऑफ रोड। केस 1 फॉर रफ फ्लैट रोड। फॉर रफ फ्लैट रोड। अभी देखो, रोड एकदम सीधी सीधी है, एकदम सीधी सीधी रोड है और एकदम फ्लैट है और रफ है। अगर रफ है तो इसके लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा कुछ ना कुछ। काइनेटिक स्टैटिक दोनों का भी मैं सेम मान ले रहा हूं कि होगा भाई, कुछ तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। अब ये हमारी कार है, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से, तो इसका मुझे छत दिखाई देगा। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही। क्या इसने कोई टर्न लिया है? नहीं। लेकिन अगर मान लो, अगर ये किसी टर्निंग वाली रोड पे रहे, जिस रोड में ऐसा टर्न आ रहा है, अब देखो ये कार जो है ऐसे करके टर्न ले रही है। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो उसके ऊपर 2 फोर्सेस लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। हमने उसको पहले ही डिस्कस किया था। जैसे कि अगर मान लो एक ये, इसमें से मैं एक रस्सी बांधू, उसमें पत्थर है, इसको गोल गोल घुमाऊं, तो देखना उस रस्सी में एक टेंशन आ जाता है। वो टेंशन क्या कर रहा है? इस पत्थर को टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा है। तो ये फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है। पर वही सोचो, अगर आप किसी झूले में बैठे हुए हो या आप किसी कार में बैठे होते हो, और जब कार ऐसे टर्न लेती है तो आप सेंटर की तरफ फोर्स लगता है कि सेंटर से बाहर लगता है? ऑब्वियसली सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे ना 2 फ्रेम्स हैं। एक, हम जब कार के बाहर खड़े होके देखेंगे ना, तो देखेंगे कि कार के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। जैसे कि ये एक पत्थर को जब गोल गोल घुमाते हैं तो एक रस्सी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो ये रियल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब हम कार के अंदर बैठ जाते हैं, यानी कि हमारा देखने का फ्रेम चेंज हो गया, तब हमको कौन सा फोर्स फील होता है? सेंटर से बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो एक्चुअल फोर्स नहीं है। एक्चुअल फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, वो एक्चुअल नहीं है, इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? स्यूडो फोर्स उसको नाम देते हैं। तो देखो, बात है नजरिए की। अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको कार पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो आपको एक फोर्स बाहर की तरफ फील होगा। वो क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कहाँ? कार के अंदर बैठ के। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो कार है ना, ये देखो, ये एक रोड है, ऐसा गोल घूम रहा है। तो इसके अबाउट इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी इस पाथ की। इस रेडियस को मैंने नाम दे दिया है आर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? फॉर्मूला क्या है उसका? mv² बाई आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है? तो कोई भी, अरे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था ना कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसा रोटेट कर रहे हैं, अगर ये चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। क्या? mv² बाई आर, या इसी को एम आर ओमेगा स्क्वायर भी कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो ये हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो जो फोर्स आप फील करते हो ना कि कार से आप बाहर निकल जाओगे, वो कौन सा फोर्स होता है? यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किसके बराबर होता है? mv² बाई आर के बराबर।
तो आपकी कार के ऊपर देखो mv²/r फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपकी कार को तो यहाँ पे खिसक के इस साइड आ जाना चाहिए। लेकिन हमारी कार खिसक के इस साइड क्यों नहीं आती? क्योंकि व्हील्स जो है वो रोड के साथ कांटेक्ट में है, और जब भी कोई दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी, और रोड कैसी हमारी रफ रोड है, मतलब वहां पे जम के फ्रिक्शन है, तो क्या वो कार को सरकने देगा, इस साइड जाने देगा? नहीं। जैसे कि मान लो यही आपकी कार है, अगर ये इस तरीके से ऐसे गोल घूम के जाने वाली है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पता है ये कार इस तरफ को निकल जाती। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इसको बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। आप लोग इमेजिन करो कि एक रोड है जिसके ऊपर पूरा ऑयल गिरा हुआ है, उस पर आप सीधे सीधे चलोगे तो चल सकते हो, लेकिन जैसे ही टर्न लेने की कोशिश करोगे तो आप स्लिप खा जाओगे, फ्रिक्शन है ही नहीं। तो वैसे ही क्या होगा, जब ये ऐसे मुड़ने की कोशिश करेगी ना, तो इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r। लेकिन ये देखो, इसको ये इधर खींचने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा कार में? इस तरफ। कार कहाँ गई? तो देखो इसमें जब इस तरफ फोर्स लगेगा ना, ये कार को इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो कार के व्हील्स में इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, वो कार को ऐसे खिसकने नहीं देगा आराम से। तो कार में जो फ्रिक्शन लगा, किस डायरेक्शन में लगा? वो इस डायरेक्शन में लगा। ये है फ्रिक्शन फोर्स। कार जो है यहीं की यहीं है, मतलब जिस रेडियस में वो घूम रही थी उसी रेडियस में घूम रही है, ना तो कार इधर गई ना तो इधर गई। तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा इसमें, काइनेटिक या स्टैटिक? स्टैटिक। अगर क्या कार के टायर के निशान बन जाते हैं क्या इस तरफ या उस तरफ? मतलब कार तो स्किड हुई ही नहीं। सोचो अगर कार पे ये वाला फोर्स नहीं लगा होता, इस फोर्स के कारण कार इधर को खिसक जाती, तो कार के जो चक्के है ना, उनका पूरा निशान यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता, पर हमको कोई निशान देखने नहीं मिलता है। जिस रेडियस पे हमको जाना है उसी कांस्टेंट रेडियस पे हम इस तरफ निकल जाते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी पे mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, और वो जब कांटेक्ट में होती है रोड के, तो रोड के कारण उसके ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वो क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। टुवर्ड्स द सेंटर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सेंटर से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। आप खुद देखो, जब आप सीट में बैठे होते हो कार की, तो आपका हेड जो है वो तो इस तरफ हो जाता है, लेकिन जब आप बैठे होते हो तो वहां पे सीट के कांटेक्ट में हो, तो वो एरिया जो है वो कभी भी खिसकता नहीं, जब तक कि बहुत शार्प टर्न आ जाए, तो क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है। तो वैसे ही कार के टायर में फ्रिक्शन है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। सिर्फ डायरेक्शन का खेल है यार, बाकी सब कुछ बन जाएगा यहाँ पे। कार जो है उसमें एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? अंदर की तरफ, ताकि वो इस डायरेक्शन में ना जाए। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आप एक सेफ टर्न ले लो, तो इस डायरेक्शन में तो दो ही फोर्स दिख रहे हैं हमको। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई फ्रिक्शन से, तो हमारी कार तो खिसक जाएगी। खिसकेगी या नहीं? आप चाहते हो कार खिसक जाए? नहीं। इसलिए देखना, जब भी आपको टर्न लेना होता है, अगर आप बहुत स्पीड में होते हो तो आप क्या करते हो? बड़ा सा टर्न लेते हो। लेकिन अगर आप बहुत कम स्पीड में हो तो तुरंत मुड़ सकते हो। कम स्पीड में हो तो देखो mv²/r, ये वाला फोर्स बहुत कम हो जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में रहोगे ना, तो वेलोसिटी आपकी बहुत ज्यादा है। सोचो अगर आप 100 की स्पीड में हो और आपका दोस्त पीछे बैठा बोला मुड़ जा, क्या तुरंत मुड़ जाओगे? आप एक बड़ा सा सर्कल लोगे। सोचो एक बहुत बड़े ग्राउंड में आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड में, और आपका दोस्त बोला लेफ्ट टर्न ले ले, तो आप क्या करोगे? एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनाओगे। बहुत बड़ा सा सर्कल इसलिए बनाओगे क्योंकि आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करते हो? अपने आर की वैल्यू ना बहुत ज्यादा कर देते हो, तो उस वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, सॉरी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ना कम हो जाती है। आप अपना रेडियस बढ़ा लेते हो। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी बहुत कम है, साइकिल में चल रहे हो, तो आप क्या करते हो? छोटे से सर्कल में भी आप टर्न ले सकते हो। तो इतना इंट्यूशन हमको पहले से रहता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम बहुत स्पीड में हैं और अगर हमने एकदम छोटी सी रेडियस वाला टर्न ले लिया, शार्प टर्न, तो ये फोर्स बहुत ज्यादा होगा और हम बाहर की तरफ गिर सकते हैं। ये इतना समझ में आ रहा है? तो आप अगर चाहते हो कि आप एक सेफ टर्न ले लो, तो आपका mv²/r इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पता है, हम लोग बिल्कुल इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारा mv²/r फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ना हो, इसलिए आप लोग कभी भी शार्प टर्न नहीं लेते। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और हम चाहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो। कार अगर ऐसे से मूव कर गई तभी तो डायनेमिक फ्रिक्शन आएगा, और हम नहीं चाहते ना कि कार ऐसे स्किड करे। तो आप क्या चाहते हो कि कौन सा फ्रिक्शन रहे यहाँ पे? स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि वो कार को ऐसे ऐसे होने से बचा ले। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की
वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो पता है आपका mv² / r, ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर ये ज्यादा हो गया आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, तो आपकी कार इधर को स्लाइड कर जाएगी। इसलिए आप क्या चाहते हो कि इसकी वैल्यू जो हो ना हमेशा कम हो, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। तो भाई अगर आपसे पूछे कि सेफ टर्न अगर हमको लेना है एक फ्लैट रोड में, तो उसके लिए हम कितनी वेलोसिटी में टर्न ले सकते हैं, तो आप बताना रहे यार एक mv² भाई यार बाहर लग रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, उसका फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा था, क्या था, म्यू इंटू आर, म्यू एस इंटू आर एक्चुअली, पर यहाँ पे मैंने एक ही म्यू लिया है तो म्यू इंटू आर में नाम दे देता हूँ। तो देखो यहां से मैं लिख सकता हूं mv²/r शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्या बोला मैंने, म्यू इंटू आर। आर क्या है, रिएक्शन फोर्स है। और देखो ये वाली जो कार है, ये ग्राउंड के ऊपर इसका mg लग रहा होगा, तो रिएक्शन भी कितना लग रहा होगा, एग्जैक्टली उसके मास mg के बराबर। ये देखो ये हमारी कार है, ये कार है, इसका नीचे लग रहा होगा ना mg, तो ग्राउंड भी इसको कितना ऑफर कर रहा होगा, रिएक्शन। तो आर और mg क्या होंगे आपस में, इक्वल। कार ऊपर नीचे हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना, तो आर और mg इक्वल होंगे। तो आर की जगह पे मैं क्या लिख लूं, mg। तो देखो यहां से mv²/r शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू mg। दोनों साइड से m और m को काट दो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, v² शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी आर। या उसी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी आर। ये वाला फॉर्मूला 4 स्टार लगाएंगे इसके ऊपर। फ्लैट रफ रोड के लिए हमारी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ये होती है। आप इससे ज्यादा वेलोसिटी से साइकिल या गाड़ी चलाएंगे तो आपकी साइकिल या गाड़ी क्या हो सकती है, स्किड हो सकती है। इसको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। क्या इतना समझ में आया, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारी एक रोड है, उसमें ऐसा एक शार्प टर्न है, सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वही है हमारी रेडियस, और यहाँ पे है हमारी कार। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, वो होता है mv²/r। इसके ऊपर लिख लेना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये। और कार के व्हील्स पे लगेगा क्या, अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा क्या, नहीं। वेलोसिटी अगर बहुत कम है तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना हमेशा। आप एक बॉक्स के ऊपर जो 50 न्यूटन लगाने पे खसकता है, अगर आप उसमें सिर्फ 2 न्यूटन लगाते थे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना मिलता था, 2 न्यूटन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पे देखो अगर बहुत छोटी सी वेलोसिटी होती तो बहुत छोटा सा फोर्स लगता, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगता। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आपकी गाड़ी वहीं पे रहेगी। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी आएगी उसके बाद में फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, लिमिटिंग, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। उसके बाद तो एक्चुअली कम हो जाता है। और तो ये वाला तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो आपकी गाड़ी क्या होगी, इधर को स्किड हो जाएगी। आप नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी स्किड हो, तो आप लिखिएगा यहाँ पे कंडीशन फॉर नॉट स्किडिंग। क्या होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स should be greater than or equal to centrifugal force। इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस mv²/r। म्यू इसको लिख लेंगे mg, कार का मास है m और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, mv²/r। तो यहां से m से m कट गया, और यहां से हमको मिल जाएगा वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी आर। ये पहला एक्सप्रेशन हमको मिल गया। तो देखो ये केस 1 है, इसमें अभी हम लोगों ने बैंकिंग पढ़ा ही नहीं है।
अभी तो बैंकिंग आया ही नहीं है, अभी एक फ्लैट रोड है लेकिन उसमें एक कर्व आ चुका है, कर्व के कारण सर्कुलर मोशन हो जाएगा, सर्कल सर्कल हो जाएगा ना, तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है जो कार को बाहर धकेल देगा, तो बचाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने हमको बचाया, जो बचा रहा है उससे कम ही होना चाहिए जो हमको बाहर पुश कर रहा है उसकी वैल्यू, तो मैंने कम रख के देखा तो दिखा कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी आर। आप लोग भी साइकिल से टर्न लेते हैं कहीं पे, देखना अगर ज्यादा स्पीड से टर्न लोगे तो आप गिर जाओगे उस तरफ, स्किड कर जाती है आपकी साइकिल, तो आप बैठ के वहां पे ये वेलोसिटी निकाल लेना, उतनी वेलोसिटी से आप लोग टर्न लिया करना हमेशा, ठीक है। चलो यार क्वेश्चन बनाओ। एक फ्लैट रोड है, फ्लैट कर्व्ड रोड, उसकी रेडियस दिया हुआ है और उस पर स्पीड दिया हुआ है कितनी स्पीड पे मुझे उसमें साइकिल चलाना है, मुझे तो चलाना है सर। अब आप रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ कि कितना फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए उसका। एक आदमी है जो 30 मीटर रेडियस वाली कर्व्ड रोड, यानी कि आपको पाथ की रेडियस दे रखा है, पाथ की रेडियस को हमने किससे डिनोट किया था? कौन सा आर? स्मॉल आर कैपिटल आर? स्मॉल आर। तो पाथ की रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 30 मीटर। ये देखो ये हमारा पाथ है और इसकी जो रेडियस है ना वो है 30 मीटर। ये हमारी प्यारी सी कार। अब यहाँ पे ये जो है ना 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको बताना है। मैक्सिमम स्पीड आपको दे रखा है उसने, स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू अवॉइड द स्किडिंग। सोचो अगर वहां पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो तो क्या इतनी स्पीड से वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा ना आप उतनी ज्यादा स्पीड से चल सकते हो। जैसे दौड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे शूज लेते हैं जिनके अंदर, जिनके नीचे स्पाइक लगा होता है, क्या है उससे ग्रिप अच्छी बनती है। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, अगर आपके जूते या चप्पल का सोल घिस जाता है तो आप स्लिप हो जाते हैं, तो अच्छी ग्रिप के लिए फ्रिक्शन होना चाहिए। तो देखो ये है हमारी स्पीड, इतनी स्पीड पे हमको चलना है, आर उसने दे रखा है और म्यू की वैल्यू हमको निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं बैंकिंग वैंकिंग तो है नहीं इसमें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है? शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या? म्यू जी आर। अभी हम लोगों ने देखा फ्लैट रोड के ऊपर वेलोसिटी आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, जी किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर और सेकंड में है वो। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी इज इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो बात अलग है, हम लोग यहाँ पे 10 ले लेंगे अभी, लेकिन यूनिट में मीटर और सेकंड है, तो इसमें किलोमीटर और आर कैसे हो सकता है? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इंटू 10 इंटू आर कितना है 30। तो यहां से ये दो बार जाएगा तो 10 शुड बी दिस, और ये हो जाएगा कितना? 300 म्यू। इसको इस साइड भेज देते हैं, ये 10 का स्क्वायर शुड बी 300 म्यू। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी कि उसको क्या लिख देता हूं मैं, 100 डिवाइडेड बाई 300। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/3 या 0.33। तो एक फ्लैट रोड थी, उस पर मैं इतनी स्पीड से अगर साइकिल चलाना चाहता हूं तो एटलीस्ट कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए वो निकालना था आपको। तो भाई कम से कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका 1/3 होना चाहिए, तभी आप उस स्पीड पे साइकिल चला पाओगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होगा 0.001, तो भाई आप उतनी स्पीड से कर्व पे नहीं चला सकते साइकिल। क्या ये समझ में आया? पक्का? तो चलो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक साइकिलिस्ट है, वो 18 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है एक लेवल रोड पे, लेवल रोड मतलब जो प्लेन फ्लैट रोड है। टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। बिना अपनी स्पीड को कम किए, क्या किया? बिना अपनी स्पीड को कम किए उसने एक शार्प टर्न ले लिया है। अब आपको ये बताना है कि वो स्लिप कर जाएगा या सक्सेसफुली टर्न को कंप्लीट कर पाएगा। चलो बताओ कैसे पता? ऐसे देख के नहीं बता सकते ना, स्पीड भी तो छोटी है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करो, सॉल्व करके ये देखो आप कि अगर ये म्यू है और ये आर है तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से टर्न वो ले सकता है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया है ना,
कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से वो टर्न ले सकता है, अंडर रूट म्यू जी आर, उससे ज्यादा से नहीं ले सकता। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके देखिए। एक लेवल रोड पे या फ्लैट रोड पे मैक्सिमम कितनी स्पीड से टर्न ले सकता है? चलो मैं इक्वल टू करके लिख देता हूं, दिस, इतनी स्पीड से टर्न ले सकता है वो, बस। इससे ज्यादा स्पीड से टर्न नहीं ले सकता, अदरवाइज स्लिप कर जाएगा। देखते हैं कितनी आती है स्पीड। ये स्पीड आ रही है कितनी, ये है 0.1, ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे ये अंदर में कितना आ जाएगा, 3। 10 इंटू 0.1, ये तो 1 बन जाएगा। और अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, 1.73। क्या निकाला है हमने वेलोसिटी, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। यानी 1.73 मीटर पर सेकेंड से अगर चलाएगा ना तभी वो सेफ है, अदरवाइज सेफ नहीं है। और वो कितनी स्पीड से चला रहा है मीटर पर सेकेंड में निकालो, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्लिप करेगा या सक्सेसफुली टर्न कंप्लीट करेगा, स्लिप कर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड इतनी ही पॉसिबल थी, उसके बिना वो स्लिप कर जाएगा उसके आगे। और वो कितने पे, एक्चुअल कितनी आ रही है, 18 इंटू 5/18, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आप लोग लिख देना कमेंट, एज द एक्चुअल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम परमिसिबल। आप लोग इसको वर्ड्स में लिखना, एज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज मोर देन द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी, हेंस he or she will slip। और उसके बाद एक कमेंट और लिख देना जिसपे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। इन ऑर्डर टू टेक सक्सेसफुल टर्न his speed should be less than or equal to 1.73 meter per second। in order to take successful turn his speed should be less than or equal to 1.73 मीटर पर सेकेंड। वो फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल था, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो अभी तक के हम लोगों ने फ्रिक्शन को डिस्कस कर लिया। अब दूसरी चीज हमको देखना है, दूसरा केस। यहां पे एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमको मोशन देखना है, ऑन स्मूथ इंक्लाइंड रोड। अब देखो यहां पे ना, ये हमारी एक कार, ये कैसे एक फ्लैट रोड के ऊपर नहीं चल रही है, ये जब टर्न ले रही है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एक बैंकिंग दिख रही है। हम इसको अभी एनालाइज करते हैं कि ऐसा करने का फायदा क्या है, ऐसा करने से हमको क्या फायदा मिला। हम इसको वर्स्ट कंडीशन में अभी डिस्कस करने वाले हैं कि दुनिया में फ्रिक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक्चुअल में ऐसा है क्या, नहीं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं वर्स्ट केस, कि वहां पे किसी ने अगर रोड पे पूरा ऑयल भी लगा दिया, फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, तब भी रोड काम करेगी क्या, इस पे टर्न हो पाएगा क्या, पॉसिबल है क्या, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए, इतना 3D में मैं नहीं बनाऊंगा इसको, हम लोग कैसे बनाएंगे इस डायग्राम को, इस तरीके से कि ये हमारी इंक्लाइंड या बैंक्ड रोड है, ये थीटा एंगल के ऊपर बैंक्ड है, और ये है हमारी कार, ये हमारी कार है। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि कार क्या ले रही है, एक टर्न ले रही है। इस डायग्राम से, इस फिगर से आप लोग देख सकते हो कि कार जो है ऐसे करके एक टर्न ले रही है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, गैस करके बताओ। हमेशा आउटवर्ड लगता है सेंटर से, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, मानते हो इस बात को? उसके बाद जो रिएक्शन फोर्स होता है, उसका नाम ही है नॉर्मल रिएक्शन, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, बताना क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं है।
ये नॉर्मल टू द सरफेस दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये रोड के ऊपर परपेंडिकुलर है? नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन नाम से पता चलता है नॉर्मल या परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा ऐसे बनाते हैं। ये देखो, अब इस रोड के ऊपर देखो दिख रहा है ना परपेंडिकुलर, तो ये हमारे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो इसी डायग्राम को ना मैं यहां पे बना रहा हूं कि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। कहां? इस डायरेक्शन में। ये लग रहा है हमारा mv²/r। इसके ऊपर एक mg लग रहा होगा। mg का डायरेक्शन कहां होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी क्या? ये नॉर्मल रिएक्शन हम आर से बनाते हैं ना, इधर पे आर लिख देता हूं कि ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। यहां तक के सारे फोर्सेस तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे केस इंक्लाइंड प्लेन का नहीं है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, बस एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दी, ऐसे ऐसे सरकेगा। कार ऐसे पूरा मूव कर रही है, इसलिए हमको ये mv²/r देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कार है यहाँ पे जो कि एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रही है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोगों को स्टडी करना है, तो इसके लिए हम लोग इसको ना बहुत इजीली स्टडी कर लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके दो कंपोनेंट लेंगे, ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, और हमारा पूरा काम खत्म। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और अब ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। इसलिए ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये देख लो, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन और ये वाला लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी थीटा ही एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। एक तो समझ में आया? तो देखो, इसके साथ में ये रिएक्शन थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं इसका कंपोनेंट? आर कॉस थीटा। वेरी गुड, आर कॉस थीटा। और डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड क्यों? एक पॉइंट से सब बाहर निकलते हैं या सब अंदर आते हैं? ये कैसे निकला है? बाहर निकला है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इसका ये कंपोनेंट भी बाहर निकलेगा और ये कंपोनेंट भी क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। इतना बनाने के बाद हमारा सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इमेजिन किया कि एक बैंक्ड रोड है। हमने एक रोड को ऐसा एक इंक्लिनेशन दे दिया है, मुझे नहीं पता अभी क्यों दिया है, बस हमने देखा यहाँ पे इसका इंक्लिनेशन कितना था? थीटा। यहाँ पे कार रखी हुई है ऐसे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ। इसका खुद का एक mg लगेगा नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरफ। ये फोर्सेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैंने क्या किया कि दो फोर्सेस ना, ये भी हॉरिजॉन्टल में है, ये वर्टिकल में है ही, एक ही फोर्स तो टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो उसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये कौन सा हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और ये सॉरी, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। अब इस डब्बे को बड़े ध्यान से देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स दिख रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी दो ही फोर्स दिख रहे हैं। आपको कार को क्या बचाना है? कार ऊपर नीचे तो नहीं हो सकती यार। कभी भी टर्न लोगे तो कार स्किड करके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही रहेगी, कभी हवा में उड़ती है क्या? नहीं। तो ये दोनों तो ना आपस में इक्वल होंगे ही होंगे हमेशा। ये दोनों देखो, अगर ये और ये आपस में इक्वल हो गए तो कितनी अच्छी बात है, हमारी कार स्किड होने से बच जाएगी। जबकि यहां तो हमने फ्रिक्शन को अभी तक के डिस्कस ही नहीं किया है। बिना फ्रिक्शन के आपने कार को स्किड होने से बचा लिया। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कार स्किड ना हो, तो उसके आपके पास दो तरीके हैं। पहला, या तो अच्छी फ्रिक्शन वाली सरफेस बना दो, कार स्किड नहीं करेगी। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी आई थी? v इज इक्वल्स टू म्यू जी आर। या तो बहुत ज्यादा रेडियस वाली सड़क बना दो, या बहुत ज्यादा फ्रिक्शन वाली सड़क बना दो, आप अच्छी स्पीड से टर्न ले सकते हो बिना स्किड हुए। या दूसरा तरीका देखो, हमने फ्रिक्शन को तो काउंट ही नहीं किया है, अगर रोड को थोड़ा सा आप उठा दोगे तो देखो ये इस तरफ स्किड होने से बच जाएगी, क्योंकि ये mv²/r इधर लग रहा था, आपने एक r sin थीटा इधर दे दिया है। पिछले केस में वो r sin थीटा मिसिंग था, कोई भी r sin थीटा नहीं मिल रहा था। ये वाले केस में देखो, ये हमारी कार थी, इसको हम पीछे से देख रहे हैं,
ये टर्न लेने जा रही है, तो इसमें इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाई r लग रहा था और नीचे mg था, तो ऊपर की तरफ में r लग रहा था। इस तरफ कोई फोर्स नहीं था ना, बेचारे एक फ्रिक्शन ही हमारा सहारा था जो इसको इस तरफ जाने से बचा रहा था। लेकिन इस बार हमने क्या किया, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके देखा कि बिना फ्रिक्शन के कुछ हो सकता है क्या। तो हाँ, हो सकता है। अगर आप सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दो, इसी सरफेस को अगर मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूंगा, तो ये आर कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा जो कि इसको स्किड होने से बचाएगा। बोरिंग हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग अपनी कार को स्किड होने से बचा सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। तो यहां पे देखो, mv स्क्वायर बाई आर और आर साइन थीटा, ये दोनों फोर्सेस ऐसे लगे हुए हैं कि इसको बैलेंस करके रखे हुए हैं इसकी जगह में। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो आपकी कार इधर को स्किड होने लगेगी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो आपकी कार इधर को स्किड होने लगेगी। बहुत नाजुक परिस्थिति है ये। यहां पे आपकी गाड़ी बैलेंस कब रहेगी, जब हॉरिजॉन्टल में लगने वाले फोर्स आपस में इक्वल होंगे। आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, सिर्फ और सिर्फ तभी ये बैलेंस्ड रहेगी। मानते हो इस बात को? अगर सोचो इसकी वैल्यू कम हो गई, आपने वेलोसिटी कम कर ली, जैसे ही आपने वेलोसिटी कम करी, भाई रिएक्शन फोर्स तो चेंज नहीं होने वाला है, रिएक्शन फोर्स तो mg पे डिपेंड करता है। आपकी रोड का थीटा भी चेंज नहीं होने वाला है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। अगर आप कम स्पीड से गए तो आप पता है इधर की तरफ सरकने लगोगे। और सोचो अगर आप ज्यादा स्पीड से गए, आपने अपनी वेलोसिटी ज्यादा रखी, तो ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, ये तो भैया कांस्टेंट है। तो आप क्या होगा, आप उधर की तरफ सरकने लगोगे। तो ये बहुत नाजुक कंडीशन है। लेकिन इसकी एक और खूबसूरती है, वो क्या है कि मान लो आपने इस अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो तो कांस्टेंट है। तो आप ऊपर की तरफ चढ़ने लगोगे, चढ़ोगे ना ऊपर की तरफ। आपने इसको बढ़ा दिया है और वो कांस्टेंट है, ये बढ़ गया तो आप इसकी तरफ शिफ्ट हो जाओगे ना। लेकिन जब इसकी तरफ शिफ्ट होगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। आर की वैल्यू ना अपने आप बढ़ने लगेगी, उससे ये वाला फोर्स अपने आप कम होने लगेगा और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि फिर से आप बैलेंस हो जाओगे। कितनी अच्छी चीज है। दूसरी चीज, अगर मान लो आपने अपनी वेलोसिटी को कम करना शुरू कर दिया, तो ये वाली पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये तो कांस्टेंट है, तो आप नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाओगे, आपकी गाड़ी नीचे की तरफ स्किड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब वो इधर की तरफ शिफ्ट होगी तो आर की वैल्यू कम होने लगेगी, तो आर की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी ये वाला कंपोनेंट अपने आप बढ़ने लगेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब आर साइन थीटा और ये mv स्क्वायर बाई नया वाला आर फिर से एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और आप एक जगह पे जाके कहीं पे फिक्स हो जाओगे। तो क्वेश्चन में पूछता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड बैंक्ड रोड के ऊपर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम लोग डिजाइंड स्पीड से ज्यादा पे चलाएंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे आप आउटवर्ड शिफ्ट होने लगेंगे, और अगर हम डिजाइंड स्पीड से कम पे चलाएंगे तो हम इनवर्ड शिफ्ट होने लगेंगे। इसको आउटवर्ड कहते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ, और इसको कहते हैं इनवर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर। कितना समझ में आया? आप mg को भी रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, फिर आपको इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको दो दो फोर्सेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे। आप क्या चाहते हो, दो फोर्सेस को रिजॉल्व करो कि एक फोर्स को रिजॉल्व करो? एक फोर्स को रिजॉल्व करना ज्यादा इजी है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बड़ा इजी दिखेगा। कितना इजी दिख रहा है ये। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, इस पूरे डायग्राम को ऐसा शिफ्ट कर देगा, तो ये जो वर्टिकल है वर्टिकल ना रह के इंक्लाइंड हो जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये भी तो इंक्लाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इजी देखते हैं, इजी तरीका। दो दो को कौन रिजॉल्व करे? पिछली बार के केस में क्या था, यहाँ पे टेंशन होता था, यहाँ पे आर होता था, तो हम लोग क्या करते थे, दो दो फोर्स ऐसे थे और ये mg बस नीचे था, तो उन दोनों को रिजॉल्व ना करना पड़े करके हम इसको ऐसा कर लेते। लेकिन इस बार केस अलग है, इस बार एक ही फोर्स इंक्लाइंड है, तो एक ही को रिजॉल्व किए।
क्या यहां तक के समझ में आया? इसके बाद अब बैंकिंग ऑफ रोड हमारा टॉपिक चालू होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग की डायग्राम को बना लीजिए। सिर्फ यही वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अच्छा एक बात बताओ, आपको जितनी ज्यादा स्पीड में चलना है थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपको आर साइन थीटा उतना ही ज्यादा मिलेगा। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो अपनी, तो इसको इंक्लाइंड कर दो, जितना इंक्लाइंड करोगे थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा, मतलब ये सपोर्टिंग जो आपको रोक के रख रहा है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। आपने देखा है जब मौत का कुआं में वो तो पूरा वर्टिकल कर देते हैं थीटा 90 डिग्री, इसलिए तो उनको बहुत स्पीड में गाड़ी चलाना पड़ता है, बहुत स्पीड। तो जो अगर वो फ्लैट रोड में चला के दिखा देगा तो आपको मजा आएगा क्या देखने में? नहीं, आपको मजा कब आता है? जब वो वर्टिकल वॉल में, उसको बोलना थोड़ा स्लो चला, स्लो। अगर उसने स्लो चलाया तो पता है आर साइन थीटा जो है सेंटर की तरफ वो तो उतना ही है, लेकिन उसने अपना वी कम कर लिया, तो इधर जाने की बजाय वो कुएं में अंदर गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो जो मौत का कुआं होता है ना, मौत का कुआं, उसको बना के देखते हैं। ये देखो, ये है हमारा मौत का कुआं और ये हमारा राइडर है। ये यहाँ पे इसको मैंने ये राइडर को बना दिया, गंदा सा राइडर बना था ये। चलो ये राइडर है हमारा। तो जब ये सर्कल सर्कल लगाता है ना, चक्कर लगाता है, तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होगा? mv² बाई आर। mv²/r। उस वजह से क्या होता है, इसके ऊपर एक आर साइन थीटा लगता है। ये है नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। आप बोलोगे सर 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 एमजी भी तो लग रहा है, एमजी भी तो लग रहा है, इसको तो नीचे आना चाहिए। लेकिन देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, उसके कारण क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू, यही फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ लगता है और इसको अपनी जगह पे बैलेंस्ड रखता है। इतनी बात समझ में आई? अगर ये mv²/r ना हो तो क्या ये इसको पुश कर पाएगा? और जब पुश ही नहीं करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, और कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, और वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसलिए वो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है, कभी स्लो स्लो गाड़ी नहीं चलाता। ये साइकिल लेके उसको बोलना चला के देखा, वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि साइकिल में वो स्पीड नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया ये, और दूसरा इक्वेशन आप लोगों को दिखेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कितने फोर्स दिख रहे हैं? दो फोर्स दिख रहे हैं। क्या ये ऊपर नीचे हो रही है? नहीं, तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो ना, तो ये कार हमारी ऊपर जाती है ना तो नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे के दोनों फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यार, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। दो इक्वेशन मिल चुकी है हमको। अगर मैं कर दूं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो देखो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r डिवाइडेड बाई mg। आर से आर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू v² अपॉन rg। या मैं यहां से लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दो फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं, और ये वाला तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग हमको पढ़ना है तो ये फॉर्मूला हमको बार बार लगेगा। और इस फॉर्मूले का देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत पड़ेगी आपको। ये वाले फॉर्मूले में हमने फ्रिक्शन अभी तक के कहीं डिस्कस किया है क्या? बिना फ्रिक्शन के हम लोग गाड़ी को कितनी मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं वो थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बिना फ्रिक्शन के, ये बिना फ्रिक्शन के आपको एग्जाम में पूछेगा कि बिना फ्रिक्शन के आप गाड़ी को कितनी मैक्सिमम स्पीड पे चला सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है, क्योंकि कहीं फ्रिक्शन ने एज्यूम ही नहीं किया है अभी तक। तो ये वाले फॉर्मूले में 4 स्टार मैंने लगाए हैं, 5वां एक और लगा लेना।
तो इतनी मैक्सिमम स्पीड पे आप किसी बैंक रोड के ऊपर गाड़ी को चला सकते हो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। अगला केस हमको पढ़ना है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला के हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम रियल लाइफ का बन जाएगा। चलो क्वेश्चन, find the speed for a vehicle to avoid skidding in a road curved with 30-meter radius and banked at 45 डिग्री। एक रोड है उसको आपने 45 डिग्री पे बैंक किया हुआ है और 30 मीटर की रेडियस है उस रोड की, तो बताओ मैक्सिमम कितनी स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हो, मैक्सिमम कितनी स्पीड में। अच्छा इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, आप कितनी मैक्सिमम स्पीड में गाड़ी चला सकते हो, अंडर रूट आरजी टेन थीटा। कौन सी गाड़ी, साइकिल, कार, बस, ट्रेन, शिप, क्या कुछ भी। यहां तो देखो किसी मास तो आया ही नहीं है फॉर्मूले में, यहाँ पे फॉर्मूले में मास आया ही नहीं है। एक बार जेडब्ल्यू में यही क्वेश्चन पूछा था कि एक बाइक है जिसका मास जो है वो 50 केजी है, अगर उसको हम 200 की स्पीड में चला सकते हैं तो एक कार जिसका मास 4 टाइम्स ज्यादा है उसको कितनी स्पीड में चलाएंगे। तो बच्चों ने सोचा अगर मास 4 टाइम्स ज्यादा है तो शायद स्पीड 4 टाइम्स कम करनी पड़ेगी, लेकिन देखो यहाँ पे कोई मास से रिलेटेड कुछ है क्या, नहीं। तो कोई सी भी गाड़ी हो, आप लोग देखते हो सड़क पे लिखा रहता है ना स्पीड लिमिट 80, स्पीड लिमिट 100, वहां कहीं लिखा रहता है कि कार के लिए इतनी, बाइक के लिए इतनी, नहीं, सिर्फ स्पीड लिमिट। क्योंकि जिसने वहां पे बोर्ड लगाया उसने फॉर्मूला पढ़ा है कि वेलोसिटी जो रहेगी ना वो डिपेंड नहीं करेगी व्हीकल के मास के ऊपर, आर जी टेन थीटा, वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता है, जितने आता है उतना वहां पे लिख के चला जाता है। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने बनाया, इसलिए मैंने इसमें मास वास कुछ नहीं दिया है। Find the safe speed for a vehicle to avoid skidding in a road curved with 30-meter radius and banked at 45 डिग्री। देखो आपको ये तो क्वेश्चन फ्री में बन जाएगा, ऐसी थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री और आपको आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 मीटर, और पूछा यार कितनी मैक्सिमम स्पीड में चला सकता हूं। तो बैंक्ड रोड के लिए तो एक ही फॉर्मूला अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा है, म्यू आर टेन थीटा। तो यहां से निकाल के बता दो मुझे कितनी स्पीड में आप चला सकते हो गाड़ी। सॉरी आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा 30 इंटू 10, 45 डिग्री यानी कि 1, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 300, या इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 बाहर आ जाएगा, रूट 3 क्या होता है 1.73, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 17.32 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। चलो अब हमें देखना है यहाँ पे फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करके। फ्रिक्शन की एक बहुत खास बात है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो हमेशा उसके कहां लगता है वो, अपोजिट। तो देखो अभी तक के मेरी कार में क्या चीजें थी, एक लग रहा था इस तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, और एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में वो था आर साइन थीटा, नीचे की तरफ लग रहा था एम जी, और ऊपर की तरफ लग रहा था आर कॉस थीटा। इतनी चीजें लग रही थी बस, मेरी गाड़ी मजे से चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, मेरी वेलोसिटी ना धीरे धीरे बढ़ने लगी। अगर मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी तो ये कम होगा या ज्यादा होगा, ये तो सेम रहेगा mg है। ये कम होगा या ज्यादा होगा, ये भी सेम रहेगा, रिएक्शन इनटू कॉस थीटा है। ये कम होगा या ज्यादा होगा, ये भी सेम रहेगा, रिएक्शन क्या होता है mg, थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है रोड का। मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये क्या होगा, ये भी सेम रहेगा, ये बढ़ेगा। बाकी तीन फोर्स अपनी जगह पे कांस्टेंट है, एक ही फोर्स बढ़ रहा है, तो हमारी गाड़ी भी किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। तो हमारी गाड़ी जो है आप बताओ नीचे आने की कोशिश करेगी कि ऊपर जाने की कोशिश करेगी, सोच के बताओ। सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से जोर से बोलो।
ऊपर, इसको हम लोग ना ऊपर नहीं बोलेंगे, आउटवर्ड बोलेंगे। ये ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं होता, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो देखो वेलोसिटी अगर बढ़ने लगी तो हमारी गाड़ी जो है ना वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। आप लोग कभी स्पीड से टर्न लेने की कोशिश करना, आप क्या करोगे, अपनी रेडियस ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करोगे, और नहीं रखे तो बाहर की तरफ अपने आप फेंक दिए जाओगे, आपकी रेडियस अपने आप बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं? बढ़ जाती है ना। तो देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ना, इसमें इस डायरेक्शन में जाने की एक टेंडेंसी आ जाएगी। भाई ये वाला फोर्स बढ़ गया तो ये बाहर की तरफ फेंकाने की कोशिश करेगी। तो देखो इसकी टेंडेंसी है उस तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन इन व्हील्स के ऊपर लगेगा ना, किस डायरेक्शन में लगेगा? इनवर्ड। और फ्रिक्शन क्या होता है, दो सरफेसेस के बीच लगता है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी रोड पे। अगर यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको आप इधर खींच रहे हो तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा ना। अगर आपने बॉक्स को ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा है और बॉक्स को ऐसे खींच रहे हो तो इसमें फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें फ्रिक्शन ऐसे, कहाँ ऐसा लगेगा? हवा में। भाई दो सरफेसेस के बीच में लगता है ना। तो यहां पे भी देखो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो इसको यहां बनाने की बजाय मैं समझने के लिए उसको यहां पे बना के दिखा देता हूं। देखो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं थी, इसी को उठा के यहाँ पे रख दोगे ना तो सेम चीज है। उस डायरेक्शन में आपका मोशन है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, सेंस बन रहा है। लेकिन इस डायरेक्शन में मोशन है और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, इसका सेंस नहीं बनता। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अभी उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में यार फ्रिक्शन का डायरेक्शन है फोर्स का। तो यहाँ पे देखो इसको मैं बना देता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल अगर थीटा है और देखो ये तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, तो ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना हो जाएगा ये एंगल? थीटा। अरे भाई ये ऐसी तो आ रहा है बिल्कुल इस रोड के बिल्कुल पैरेलल, तो कितना एंगल बनाया है इसने? थीटा, अल्टरनेट एंगल थीटा। इतना क्लियर हुआ? ये देखो ये वाली सरफेस को मैंने बना दिया ऐसे, और ये वाले को मैंने बना दिया ऐसे, और ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो ये ऐसा है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना, इसलिए ये वाला एंगल मैंने थीटा बना दिया। ये क्या है? फ्रिक्शन की फोर्स है। अब इसने एंगल बनाया है इसके साथ थीटा, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? एफ कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो जैसे ही आपने फ्रिक्शन को कंसीडर किया तो आपको सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और डायरेक्शन कैसे पता होगी? आप मुझसे पूछोगे सर वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? मैं बोलूंगा बच्चों वेलोसिटी ना कम हो रही है। अच्छा इसकी वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो ये तो इधर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरफ। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये तो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरफ होगी। इसी को अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के रूप में बना के समझते हैं। क्या इतना समझ में आया यहाँ पे? तो मैं वहां पे डायरेक्ट बना देता हूं, बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। तो यहां पे देखो, अरे बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बस जिसको डायरेक्शन का सेंस हो गया उसने सब कुछ बना लिया। अब यहाँ पे ये है हमारी गाड़ी, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे थे। सबसे पहला फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में mv²/r, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो ऑब्वियसली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा r। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन को ऐसा बनाने की बजाय मैं क्या करता हूं, उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूं, तो समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या आया था? ये r cos थीटा, और ये क्या आया था? r sin थीटा। अब इसमें भी हमको लेना है केस 1, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अभी देखो यहाँ पे ना तो वेलोसिटी बढ़ रही थी ना वेलोसिटी कम हो रही थी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चला जा रहा है। ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या कोई फ्रिक्शन विक्शन फोर्स आएगा क्या यहाँ पे? नहीं। फ्रिक्शन कब आता है? जब वहां पे मूव होने की टेंडेंसी हो। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहां मूव होने की कोशिश करेगा,
अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो क्या ये ऊपर नीचे जाने की कोशिश करेगा? नहीं। तो आपको क्वेश्चन पूछता है एक बैंक रोड के ऊपर जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तब बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है? तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया था, उसमें कोई फ्रिक्शन दिखा था क्या? नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार एग्जाम में, एक बैंक रोड के ऊपर अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन कब नहीं लगेगा? जब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। आप खुद सोचो, अगर ये एक बॉक्स है, इसमें इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सोच के बताओ इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? हाँ बिल्कुल सही, इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोर्स है तो बॉडी इधर मूव कर रही होगी यार, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इधर। पर सोचो अगर ये भी 10 न्यूटन हो तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि जब दोनों फोर्स इक्वल है तो बॉडी जो है ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं पिक्चर में। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अगर बॉडी के ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो बताओ वो किस स्पीड पे चल रही होगी? पिछला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया बस वही हमको लगा देना है। तो यहां पे देखो, अब केस 1 हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी जो है ना उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। केस 1 कि v इज इंक्रीजिंग, अगर v इज इंक्रीजिंग तो बॉडी जो है ये आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगी, हेंस बॉडी विल टेंड टू शिफ्ट या स्लिप आउटवर्ड्स। इसको लिखते चलो साथ में, आउटवर्ड्स। हेंस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी इनवर्ड्स। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में बना देता हूं इनवर्ड्स, कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी ना वो होगी इनवर्ड्स। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर बनाने से अच्छा है मैं यहां पे बना दूं, तो मुझे उसे स्टडी करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये मैंने बना दिया फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे दो फोर्स हमको दिखाई देंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, इसने इसके साथ एंगल बनाया तो ये कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। कार ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करी तो फ्रिक्शन लगा नीचे की तरफ, अगर लगा फ्रिक्शन नीचे की तरफ तो उसके दो कंपोनेंट आ गए, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। बस अब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सब फोर्सेस को इक्वेट कर देना और कुछ नहीं। तो देखो फ्रिक्शन में इतनी काबिलियत है कि उसने क्या किया, जब बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रही थी ना तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगा और बोला तुम वहीं पे बने रहो। उसने गाड़ी को स्किड या स्लिप नहीं होने दिया, फ्रिक्शन ने हमारी हेल्प। लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट है, अगर फ्रिक्शन तो एक मैक्सिमम लिमिट तक की लग सकता है। आप सोचोगे अच्छा फ्रिक्शन मेरी हेल्प करता है, बढ़ाते जाऊंगा मैं वेलोसिटी और बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट है यार, अगर आपने उस लिमिट से ज्यादा यहाँ पे वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो अब फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाएगा और आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी। तो हमको ना वो वाला निकालना पड़ता है कंडीशन कि किस वेलोसिटी पे गाड़ी स्किड हो ही जाएगी, निकालेंगे आगे। क्या इतना सब कुछ समझ में आ गया? अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को हम इक्वेट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? 3 फोर्स दिख रहे हैं, जिसमें से 2 एक ही साइड पे हैं, तो उनको इक्वल टू के एक ही साइड ले लेता हूं मैं, लिख लेता हूं आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं? अगेन 3, 1 2 3। अब यहां पे ऊपर एक ही फोर्स जा रहा है आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नीचे 2 जा रहे हैं तो ये एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ये वाले को उठा के मैं इधर लिख दूं, इसको उठा के मैं माइनस के साथ में इस साइड लिख देता हूं, किसी को तकलीफ नहीं ना? तो इसको मैंने इस साइड लिख दिया माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम। ये लो, 2 हमारे पास इक्वेशन बन गए।
और यहाँ पे हमारे पास दो ही अननोन होंगे, एक होगा रिएक्शन फोर्स और दूसरा होगा फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन में ना आपको हमेशा वेलोसिटी गिवन होगी और बोलेगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो यार हम देख के बता देंगे। वेलोसिटी बढ़ रही है तो फ्रिक्शन इधर होगा, वेलोसिटी कम हो रही है तो बॉडी इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इधर होगा। और मैग्नीट्यूड कहां से बताएंगे फ्रिक्शन फोर्स की? यहां से। कोई बच्चा बोलता है सर फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला तो हमको पता है, म्यू इंटू आर, तो फ्रिक्शन फोर्स को आप डायरेक्ट वैसे क्यों नहीं निकाल रहे हो? अरे भैया म्यू इंटू आर कब आता है? जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो या लिमिटिंग फ्रिक्शन हो। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी मूव नहीं कर रही, हमें कैसे पता मैक्सिमम वैल्यू तक के पहुंच गया है फ्रिक्शन? वेलोसिटी हल्की सी बढ़ाओगे तो हल्का सा फ्रिक्शन फोर्स फील होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा फील होगा। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन आ गई और यहाँ पे आर और एफ दो अननोन होंगे, वो हमको निकालना होगा। अब इसी का केस टू, इसके केस टू में देखो, ये है हमारी गाड़ी। अब गाड़ी में मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो बोर्ड पे देखना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट। सबसे पहले बना लो mv²/r, वो कहां लगेगा सबको पता है, वो तो हमेशा बाहर लगता है हमेशा। mg कहां लगता है हमेशा? डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन बना लो। उसके बाद रिएक्शन के दो कंपोनेंट बना देना सीधे सीधे। तो ये हमारा हो गया mv²/r और ये हो गया हमारा mg। उसके बाद हमने देखा था ये हो जाता है r cos थीटा और ये हो जाता है हमारा r sin थीटा। इतने फोर्स तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। अब वेलोसिटी v जो है वो डिक्रीज हो रही है। मौत के कुएं में अगर उसकी गाड़ी की स्पीड कम होने लगेगी तो वो ऊपर चढ़ने लगेगा या नीचे आने लगेगा? नीचे। ये भी कहां जाने लगेगा? नीचे। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड। हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो जैसे ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो वैसे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर जाने लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बन गई यहां पे क्या? इस तरह। यहां पे कौन सा एंगल आपको पता है? मैं बना रहा हूं 1 या 2, कौन सा एंगल पता है? ये एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से इसने थीटा बनाया तो हॉरिजॉन्टल से ये भी तो पैरेलल है ना उसके, तो आपको ये वाला एंगल पता है। ये देखो इस प्लेन से बिल्कुल पैरेलल लगेगा ना अलोंग द सरफेस, तो जो सरफेस एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी तो वही एंगल बनाएगा। तो आपको θ2 पता है। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अगर ये एफ लग रहा है थीटा डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। वेलोसिटी डिक्रीजिंग, hence the body will tend to shift। बॉडी शिफ्ट होने की कोशिश करेगी या स्लिप होने की कोशिश करेगी? इनवर्ड्स। वेलोसिटी कम हो रही है तो अब नीचे खिसकने की कोशिश करेगी, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। तो अब फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, तो द फ्रिक्शन विल अपीयर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसलिए मैंने बना दिया फ्रिक्शन फोर्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में बन चुका है। सारे फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिया है, बस अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करना है। करो 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 फटाफट। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी थी ना हमने, ऐसे ही दो इक्वेशन लिखो स्पीड में। पहले हॉरिजॉन्टल को लिख लेता हूं मैं,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। लिख दिया मैंने। ये दोनों एक ही साइड जा रहे हैं इसलिए इक्वल टू के एक साइड होंगे प्लस में, अपोजिट है इसलिए mg इधर। वहां पे ये दोनों एक साथ जा रहे थे इसलिए एफ कॉस थीटा इधर था, मैं उसको उस साइड ले गया तो माइनस एफ कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे भी देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हमको हमेशा सब चीजें गिवन होंगी, हमको आर और एफ निकालना होगा। ठीक है, कितने समझ में आया? लेकिन इस सब चीजों को, ये डेरिवेशन आपको ध्यान से समझना है कि कब कौन सा। यहाँ पे देखो आर साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा है, यहाँ पे आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा है, बस खेल इसी का है। भाई वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे है, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर है, इसलिए ये सब माइनस प्लस होता है और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोग घर जाके एक बार खुद से डेरिवेशन करेंगे, हमेशा के लिए दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक, तो चलो इसी बात पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ, 7 बजे से ना, अच्छा 45 से है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करो, आप लोग इसको घर से बना के लाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ लिखिएगा। अ व्हीकल टर्न टेक्स टर्न, a vehicle takes turn on a road of radius 20 meter 20 meter and speed of 36 kilometer per hour, 36 kilometer per hour, which is the safe speed for taking turn। मतलब यही वो मैक्सिमम स्पीड है जिसपे वो टर्न ले सकता था। फुल स्टॉप। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड of vehicle so that it does not skid। इसको आप लोग लिख लेना क्वेश्चन नंबर 2, इसको बाद में बनाना है, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आए, कहीं फंस जाओ। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आपको पहले बनाना है। सर हो गया क्या? हाँ 2 मिनट सर बस। ओके। लिखिएगा। अ रोड इज बैंक्ड एट 30 डिग्री, अ रोड इज बैंक्ड एट 30 डिग्री comma and have a radius of 30 meter, full stop। If a vehicle of mass if a vehicle of mass 300 kg 300 kg is taking turn। इस इक्वेशन को जब आप लगाओगे ना तो मास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने मास यहां पे दे दिया है। इज टेकिंग टर्न ऑन द रोड, then find the direction and magnitude of friction, then find direction and magnitude of friction force if speed is दो केसेस हैं। नंबर 1 5 मीटर पर सेकेंड
और केस 2 है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसमें आपको थीटा दे रखा है ना, तो सेफ स्पीड निकालना किस पे टर्न हो सकता है। कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा से। भाई इतनी स्पीड में मैक्सिमम ये अच्छे से टर्न हो सकता है। उसके बाद दो अलग अलग स्पीड दी है, अब एक दी है 5, मतलब वो तो नीचे सरकने की कोशिश करेगा, और दूसरी दी है 20, तो शायद वो ऊपर सरकने की कोशिश करे, कुछ भी पॉसिबल है। तो आप लोग क्या करोगे, बस अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालोगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू बच्चों।